गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे, कंकाल तंत्र की बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन सिस्टम की क्या विशेषता है, किसी भी जीव में स्केलेटन सिस्टम का क्या रोल होता है, इन सब की बात आज के टॉपिक में की जाएगी। तो देखिए, स्केलेटन सिस्टम है वो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, और अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो जो जीव जगत है उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में सभी में स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, जबकि अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा में स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। तो इस तरह से जितने भी जीव जो दिखाई दे रहे हैं सब में कंकाल तंत्र होता है, और कंकाल तंत्र का कार्य क्या है, किस तरह से इसमें इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है, कौन कौन सी इसमें बोन्स पाई जाती है, इन सब की बात करेंगे इसमें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वीडियो बड़ा ना हो इसकी वजह से मैंने कुछ चीज़ें पहले ही लिख दी है। तो देखते हैं, मानव शरीर अस्थियों उपास्थियों का बना होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है ये बोन्स, कार्टिलेज और उसके साथ में मांसपेशियाँ होती हैं, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यह हमें ये ध्यान रखना है कि बोन्स होती है, कार्टिलेज होती है और मसल्स होती है, इन तीनों से मिलकर पूरा स्केलेटन सिस्टम बना होता है। तो इनमें से सभी अस्थियां विभिन्न प्रकार की संधियों द्वारा, जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी होती है, और विभिन्न प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं जिससे ये स्केलेटन है जो मूवमेंट करता है। तो विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, और इस तरह से जो सिस्टम बनता है और उसे हम क्या बोलेंगे, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो ये एक तरह से डेफिनेशन बन गई इसकी कि कंकाल तंत्र किसे कहेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्टिलेज, बोन्स, मसल्स, इन तीनों से मिलकर जो सिस्टम बनता है उसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। यह शरीर का ढांचा बनाता है। तो जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या बनाता है, एक ढांचा बनाता है, यानी कि किसी भी जीव का ढांचा जो बनता है वो ढांचा स्केलेटन सिस्टम से ही बनता है। अगर बोन्स ना हो तो एक मांस के लोथड़े के रूप में कोई किसी की भी बॉडी रह जाएगी। अगर हमारी स्केलेटन को हम निकाल दें तो हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो नहीं रहेगा, हमारी बॉडी का कोई आकार प्रकार नहीं रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव में अगर स्केलेटन सिस्टम है, बोन्स है, हड्डियाँ हैं, तो उसके शरीर का ढांचा है। अगर ये हड्डियाँ ना हो तो उस शरीर का ढांचा भी नहीं बनेगा। तो शरीर का क्या बनाता है, ढांचा बनाता है, निश्चित आकृति प्रदान करता है। तो आकृति कौन प्रदान करेगा, स्केलेटन सिस्टम करेगा, बोन्स करेगी। तो निश्चित आकृति प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंग हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनकी सुरक्षा भी स्केलेटन सिस्टम के द्वारा ही होती है, बोन्स के द्वारा ही होती है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे हमारा ये ऊपर खोपड़ी है, इसमें जो क्रेनियम है, जो खोपड़ी की में जो अस्थियाँ हैं, क्रेनियम की जो बोन्स होती है, ये बोन्स के अंदर ही हमारा ब्रेन सुरक्षित है। फिर नीचे की तरफ आए तो इस पिंजरे में जो हमारे रिब्स वाला पिंजरा है, जो इसके अंदर हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, जिसमें लंग्स है, जिसमें हार्ट है, ये सभी इसके अंदर सुरक्षित होते हैं। तो इनको ये क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये जीवों के लोकोमोशन, गमन में सहायक होता है। जीवों के गमन में सहायक, अगर किसी की पाँव की हड्डी टूट जाती है तो क्या वो चल पाता है, नहीं चल पाता ना। तो किसी भी जीव के गमन में कौन सहायक है, हड्डियाँ, कंकाल तंत्र सहायक होता है। यानी कि कंकाल तंत्र अगर उससे निकाल दिया जाए तो वो 1 इंच भी नहीं खिसक पाएगा, वो एक मांस के लोथड़े के रूप में रह जाएगा। तो गमन में सहायक है। मानव में अस्थियों की स्टडी करना, मानव में अस्थियों की स्टडी की बात की जाए तो वो जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, देखो ये ऑस्टियो का मतलब होता है अस्थियाँ, बोन्स, और लॉजी, ऑस्टियोलॉजी, लॉजी यानी करना, अध्ययन करना। तो बोन्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर यहाँ पर उपास्थियों, कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज की स्टडी करने को बोलेंगे कॉन्ड्रियोलॉजी। ये दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ से। ऑस्टियोलॉजी बोन्स की स्टडी करना, और कॉन्ड्रियोलॉजी उपास्थियों यानी कि कार्टिलेज की स्टडी करना। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन दोनों बनते हैं। और फिर है बोन्स की संख्या, जो एडल्ट ह्यूमन है जिसमें इसकी संख्या 206 होती है। तो 206 हड्डियाँ वयस्क मनुष्य में पाई जाती है। तो 206 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है,
तो 206 के नाम तो हमें याद नहीं रखने, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 206 हड्डियों के नाम पूरे याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें मुख्य मुख्य हड्डियों का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं जिसमें सभी हड्डियों का 206 हड्डियों का हमें पता हो। हमें मुख्य मुख्य हड्डियों का ज़रूर पता होना चाहिए जो एक जनरल साइंस के किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर है 206 हड्डियाँ तो वयस्क मनुष्य में होती है। अब बोन्स की बात करें तो बोन्स के अंदर जो क्या होता है, यानी कि बोन्स किस किस से मिलकर बनी होती है, तो जो अस्थि है वो कैल्शियम मैग्नीशियम से की ठोस संरचना होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, ठोस संरचना होती है। फॉस्फेट होता है इसके अंदर और कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। एक फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम यानी कार्बनिक एलिमेंट्स होते हैं, और प्रोटीन होती है इसमें, जो ओसिन प्रोटीन होती है वो भी इसके अंदर होती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम बनी क्या है, ठोस संरचना होती है। तो ठोस जो संरचना बनती है, जो इसकी शक्ति है, जो इसका जो मजबूती, जो बोन्स की जो मजबूती होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण आती है, जिसे हम कठोर, अगर यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि बोन्स पूछ लिया जाता है कि बोन्स क्या है। जिसे हम कहें कि ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। उसी तरह हम बोन्स को कहेंगे बोन्स क्या है, व्हाट इज़ बोन्स। तो बोन्स क्या है, बोन्स एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, दृढ़ संयोजी ऊतक है। तो कठोर संयोजी ऊतक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना है यहाँ से। फिर आगे है, अस्थियों में 38% तो ओसिन प्रोटीन होती है। बोन्स के अंदर प्रोटीन की बात करें तो 38% ओसिन प्रोटीन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओसिन प्रोटीन होती है कितनी, 38%। तथा 62% भाग, अब जो बचा हुआ भाग है 62%, उसके अंदर कार्बनिक तत्व होते हैं, जिसमें से कौन होते हैं, उसमें से होते हैं फास्फोरस होता है, यानी कि वो जो लगभग इसका जो शेष बचा हुआ है उसका 60% होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, यानी कि कार्बनिक तत्व होते हैं। तो बोन्स के अंदर ओसिन प्रोटीन होती है, और कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण उसमें मजबूती आती है, और फॉस्फोरस की बोन्स बनी होती है। फिर दोबारा से समझो, बोन्स फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बनी होती है, और कंकाल तंत्र में कितना 38% ओसिन प्रोटीन होती है, यानी कि बोन्स में 38% ओसिन प्रोटीन होती है, और शेष जो बचा हुआ है उसमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, यानी कि जो 62% है उसका भी 60% के लगभग तो फॉस्फोरस होता है, और फिर उसमें मजबूती मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण आती है। इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं जोर दे रहा हूँ, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कारण बोन्स में क्या आती है, मजबूती आती है। फिर है, दो बोन्स को जो दो हड्डियां जहां मिलती है और मिलाने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्नायु लिगामेंट्स कहलाते हैं। हम लिगामेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो दो हड्डियों को जोड़ने वाला जो एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, लिगामेंट होता है। तो किसी की हड्डी जॉइंट से टूटती है तो उसमें हड्डी नहीं टूटती, लिगामेंट टूट जाते हैं, और लिगामेंट टूटते हैं तो ये लिगामेंट फिर से दोबारा रिपेयर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो दो हड्डियों को जोड़ने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो लिगामेंट होते हैं। फिर है, बोन्स में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, हड्डियों में रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। तो यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कभी पूछ लिया जाए कि हड्डियों में ब्लड वेसल्स होती या नहीं होती है, तो हमें क्या बताना है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। फिर है, अस्थियों का निर्माण मीजोडर्म से होता है। अस्थियों का निर्माण किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म का मतलब ये है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब किसी भी जीव जो बनता है उसमें 3 लेयर बनती है, एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों जो जर्म लेयर है, तीनों जर्म लेयर, उन तीनों जर्म लेयर से ही सभी ऑर्गन का निर्माण होता है, यानी कि पूरी बॉडी का निर्माण 3 जनन स्तर से होता है। इन तीनों जनन स्तर में से मीजोडर्म से बोन्स बनती है या स्केलेटन सिस्टम बनता है। अब यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, ये भी 2 प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र 2 प्रकार का, एक तो बाह्य कंकाल तंत्र और एक आंतरिक कंकाल तंत्र।
दो प्रकार का कंकाल तंत्र हो गया, बाह्य तंत्र और आंतरिक। देखो, बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब होता है कि शरीर के बाहर की तरफ कंकाल हो, जैसे नाखून होते हैं, सल्क होते हैं, बाल होते हैं, जो बाहर की तरफ सुरक्षा देते हैं वो बाह्य कंकाल तंत्र कहलाता है। और जो अंदर रहकर आंतरिक अंगों की सुरक्षा देते हैं वो अंतः कंकाल तंत्र कहलाता है। तो हम अंतः कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं। तो अंतः कंकाल तंत्र कहाँ से इसका उद्भव होता है? मेसोडर्म से होता है। अगर बाह्य कंकाल तंत्र की बात करी जाए तो बाह्य कंकाल तंत्र ये एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। बाह्य कंकाल तंत्र का कहाँ से होगा? एक्टोडर्म। बाह्य कंकाल तंत्र में कौन सा आएंगे? खुर, सल्क, बाल, सींग, ये ऐसे हैं जो बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल है। तो कभी पूछ लिया जाए कि बाह्य कंकाल तंत्र कौन होते हैं, क्या क्या हैं, तो बाहर की तरफ पाए जाने वाले जो किसी भी जीव को सुरक्षात्मक आवरण के रूप में होते हैं वो बाह्य कंकाल तंत्र होते हैं। और जो बॉडी के अंदर रहकर आंतरिक अंगों की सुरक्षा देते हैं वो आंतरिक एंडोस्केलेटन होता है। तो हम एंडोस्केलेटन की बात कर रहे हैं। और आंतरिक कंकाल तंत्र का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? मेसोडर्म से। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने हैं, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो बच्चों ध्यान रखना है हमें ये चीज़ का। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई हमारी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार गौर से देखिए, चलते हैं आगे। देखो, हम बोन्स की बात कर रहे हैं। अब बोन्स की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बोन्स होती है, जैसे कोई भी बोन्स होती है उसके अंदर ये बोन्स हो, जैसे ये एक लॉन्ग बोन है। तो इसमें क्या होता है बोन्स के अंदर? ये लॉन्ग बोन है यानी कि फीमर है एक तरह से। तो इसके अंदर यहाँ रेड पल्प होते हैं, रेड पल्प दोनों सिरों पर पाए जाते हैं। और जो बीच वाला है ये मध्य का एरिया, इसमें येलो पल्प पाए जाते हैं। ये रेड पल्प आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। और येलो पल्प है ये डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बोन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण करती है। तो बोन मैरो, इसके अंदर ये जो बीच में पाया जाता है इसे बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो इस तरह की ये बोन की स्ट्रक्चर होती है। हाँ, हमें एक और चीज़ याद रखनी है जो एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। बोन के अंदर एक जो सिस्टम पाया जाता है, जो इसके अंदर बोन्स के अंदर बनाने वाला सिस्टम होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या बोन्स को बनाने वाला एक सिस्टम बनता है, सेल्स का एक सिस्टम बनता है, उसे बोलते हैं हार्वेशियन तंत्र। वेरी इम्पोर्टेंट, हार्वेशियन सिस्टम। ये हार्वेशियन सिस्टम पाया जाता है बोन्स के अंदर। ये बोन्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, हार्वेशियन सिस्टम किस में पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है। बोन्स में रेड पल्प पाई जाती है जो आरबीसी का निर्माण करती है, वाइट पल्प येलो पल्प पाई जाती है जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। इसके अंदर अस्थि मज्जा पाई जाती है, बीच में एक खोखली गुहा होती है जिसके अंदर एक घूसर द्रव भरा होता है, उसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये उसके बाहर ये बोन्स होती है। और ये बोन्स किसकी बनी होती है? फॉस्फेट यानी फास्फोरस प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। और ये कैल्शियम मैग्नीशियम ये क्या देते हैं? मजबूती
मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। चलते हैं बच्चों इससे आगे। जो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, एंडोस्केलेटन सिस्टम है, ये कौन कौन से भागों में बटा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं अक्सर एग्जाम में। देखो ये कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है। दो भागों में, एक तो होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडेज या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यानी कि यहाँ समझो कि हमारी बॉडी में पूरे सिस्टम को दो भागों में बांट दिया कंकाल तंत्र को। एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय का मतलब होता है जो सामने दिख रहा है, अक्ष, ये सिर और धड़, सिर और धड़ ये अक्षीय कंकाल तंत्र है। और दूसरा है अपेंडेज, उपांगीय, उपांगीय का मतलब होता है उपांग, जो चलने के लिए काम में लेते हैं। कौन है हमारे चलने के लिए? हाथ है, पाँव है। अगर हाथ और पाँव को आप निकाल दो तो जो बच जाता है वो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। तो हमने दो भागों में बांट दिया, हाथ पाँव को एक तरफ कर दिया और सिर धड़ को एक तरफ कर दिया, इसी में हमारी पूरी बॉडी आ जाती है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें, सबसे पहले ए नंबर है अक्षीय कंकाल तंत्र। और इस अक्षीय कंकाल तंत्र को देखें तो सबसे पहले क्या है? सिर। सबसे पहले क्या है? सिर। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन, सिर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 29 हड्डियाँ सिर के अंदर पाई जाती है। और ये 29 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है? देखिए, कपाल, चेहरा, कपाल बनती है 8 हड्डियों से कपाल बनता है। कपाल का मतलब है जो हमारा जो ब्रेन है, जिसके ऊपर एक 8 अस्थियों का आवरण चढ़ा हुआ है, जिससे सुरक्षा मिली हुई है, उसको कपाल बोलते हैं। तो कपाल में कौन सी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ। इस तरह का ये कपाल होता है, जिसके अंदर सूचर से इस तरह से ये क्रेनियम से जुड़ा होता है। ये क्रेनियम सूचर कहलाते हैं और इसको बोलते हैं क्रेनियम, पूरे को बोलते हैं क्रेनियम। तो ये क्रेनियम का मतलब कपाल, ये इसके अंदर ब्रेन रहता है हमारा। तो ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो हमें 8 हड्डियों के नाम याद नहीं रखने हैं, कंपटीशन में 8 हड्डियों के नाम नहीं पूछते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कपाल कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 8 हड्डियों से। फिर चेहरे की बात करें तो चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है? 14। ये चेहरे के अंदर 14 हड्डियाँ हो गई। कितनी हो गई? 14 और 8 22। फिर 3 हड्डियाँ, 3 + 3, ये होती है कान की हड्डियाँ। कान की हड्डियाँ जरूर याद रखनी है हमें, मिस, MIS, मिस से याद रखना है हमें। मेलिस, इनकस और स्टेपिज। मेलिस, इनकस और स्टेपिज। इस तरह से ये तीन हड्डियाँ एक कान में होती है। तो 2 कान में कितनी हड्डियाँ हो गई? 6 हड्डियाँ। तो इसमें जो स्टेपिज है, ये शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिज, जो किसके अंदर पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 3 हड्डियाँ होती है। 3 हड्डियों कैसे याद रखना है? मिस नाम से, MIS, मिस, मेलिस, इनकस, स्टेपिज। क्रम भी इस तरह से इनका, मेलिस, इनकस, स्टेपिज। तो ये 3 हड्डियाँ हो गई कान में, यानी कि 6 हड्डियाँ टोटल हो गई है। तो 22 और 6 28, और टोटल कितनी होती है? 29।
एक हड्डी होती है हॉइड, हॉइड, एक हड्डी हॉइड की होती है। ये हॉइड हमारे ग्रसनी के ऊपर की तरफ, यहाँ जो ऊपर का तालु होता है उसके ऊपर की तरफ पाई जाती है, जो सभी हड्डियों को जोड़ती है। तो इस तरह से ये टोटल कितनी हो गई, 29 बोन्स हो गई। तो हमें इस तरह से याद रखना है, तो हमें आराम से ये हड्डियाँ याद रह सकती है। कपाल में 8 हड्डियाँ होती है, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है, ईयर में 3 होती है, तो टोटल ये 3 3 6 हो गई, टोटल 28 हो गई। और एक हड्डी हॉइड की होती है जो सब मिलकर 29 हो गई। तो इस तरह से ये पूरे सिर की हड्डियाँ 29 होती है। फिर चलते हैं, ये मिटा देता हूँ। ये सिर की हड्डियाँ हो चुकी है। फर्स्ट इधर सिर के बाद में धड़, धड़ की अस्थियाँ, जो हमारा जो नीचे की तरफ है, यानी कि सिर के नीचे की तरफ ये धड़ है, इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ होती है। तो इसको देखें अगर, तो इसके अंदर भी ऐसे देखते हैं सबसे पहले कि सिर जो जॉइंट हो रहा है, वो जॉइंट किससे हो रहा है, हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी जा रही है। रीढ़ की हड्डी जो हमारे गले की हड्डी ऊपर जाकर जुड़ती है। तो इसके अंदर जो हड्डियां को टाइप है वो है मेरुदंड, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। इसके अंदर 26 बोन्स होती है, या हम इसको 33 भी कहते हैं, क्योंकि नीचे कोकिक्स होता है और कोकिक्स में 5 हड्डियाँ होती है। अगर इसको अगर 5 इंक्लूड करते हैं तो 33 हो जाती है, अगर नहीं इंक्लूड करते हैं तो ये 26। तो ऑप्शन में जो मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सही करना होता है। कभी पूछ लिया जाता है कि रीढ़ की हड्डी में अस्थियों की संख्या होती है और ऑप्शन में मिल गए आपको 26, तो 26 आंसर सही है, और 33 दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, और 33 है तो 33 सही है। तो हमें याद रखना है कि कितनी होती है, 26 होती है, और 26 ना हो तो 33 ऑप्शन में होगा। तो इस तरह से ये वर्टिब्रा की। तो हम देखते हैं कि हमारे सिर, ये सिर है, इस सिर में ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रीढ़ की हड्डी में ये जो गर्दन की हड्डियाँ होती है, उसमें 7 हड्डियाँ तो गर्दन में होती है। जो हमारी गर्दन होती है, उस गर्दन में जो कोई रीढ़ की हड्डी जाकर कहाँ मिल रही है, सिर के ऊपर मिल रही है। और जो पहली हड्डी होती है, उस फर्स्ट का नाम हमें ज़रूर याद रखना है, एटलस। एटलस पहली हड्डी का नाम होता है, एटलस। और ये एटलस जाकर सिर के ऊपर जाकर मिलती है, टी आकार की होती है, ये इस तरह की हड्डी होती है, टी आकार की होती है। तो ये किसमें, सिर में जाकर मिल जाती है, सिर पे जाकर इस तरह से जॉइंट हो जाती है। तो इसे बोलते हैं एटलस। फर्स्ट बोन का नाम होता है एटलस, ये याद रखना है हमें। तो फर्स्ट बोन एटलस होती है। गर्दन में कितनी हड्डियाँ होती है, 7 हड्डियाँ होती है गर्दन में। तो हम टोटल 26 की बात कर रहे हैं, तो उसमें से 7 हड्डियाँ किस में होती है, गर्दन में। फिर गर्दन के बाद में नीचे की तरफ चलेंगे, तो नीचे की तरफ हमारा थोरेसिक कैविटी आ जाती है। थोरेसिक कैविटी का मतलब है कि हमारा जो वक्ष स्थल है ये आ जाता है। तो इस वक्ष स्थल में कितनी हड्डियाँ होती है, इस वक्ष स्थल में आ जाती है 12 हड्डियाँ होती है। ये तो गर्दन, वक्ष स्थल, इसमें 12 हड्डियाँ होती है। फिर इसके बाद में आ जाती है वक्ष स्थल के बाद में कटी। कटी का मतलब है कमर। इस कमर में यहाँ हड्डियाँ होती है 5, कटी कमर। कमर में कितनी होती है, 5 हड्डियाँ होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 12 और 7 19 24। अब उसके बाद में नीचे की तरफ बचती है एक हड्डी होती है सैक्रम की, सैक्रम, और एक हड्डी होती है पूंछ की, टेल, जिसे कोकिक्स भी बोलते हैं हम। तो 7 और 12 19, 19 और 4 24, 25, 26। तो टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई, 26 हो गई। ये 26 बोन्स पाई जाती है, किसमें, मेरुदंड में पाई जाती है, यानी कि हमारे वर्टिब्रा में 26 बोन पाई जाती है। अगर 33 मानी जाती है, तो 33 अगर कहेंगे तो इन दोनों हड्डियों में, इन दोनों में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर कोकिक्स में ज़्यादा 7 हड्डियाँ गिन ली जाती है, और अगर 7 हड्डियाँ गिनेंगे तो फिर 33 बोन्स हो जाती है। तो इस तरह से
ये हमें याद रखना है कि जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा 26 बोन्स से मिलकर बनी हुई है। कॉकसिक्स में 7 बोन्स पाई जाती है। अगर उनको 7 गिनते हैं तो 33 कहेंगे, अगर 7 ना गिनकर उनको 1 काउंट करेंगे तो 26 बोन रहेगी। तो इस तरह से ये हो गई मेरुदंड की बोन्स। फिर आगे बात करेंगे मेरुदंड 26 या 33 कैसे होती है बता दिया। अब आगे की तरफ देखें तो आगे की तरफ इस तरह से हम देखें तो पीछे की तरफ की बात कर ली अपन ने। पीछे की तरफ जो हमारी वर्टिब्रा है वो निकल रही है, जो 26 बोन से मिलकर बनी हुई है, जो सिर में जाकर मिल रही है और नीचे की तरफ पूंछ के रूप में छूटी हुई है। और आगे की तरफ बात करें तो हमारा जो ये पिंजरा है वो आगे की तरफ जो मिल रहा है वो मिल रहा है किससे? एक स्टर्नम से। इस तरह की एक चपटी बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, उस फ्लैट बोन का नाम है स्टर्नम। इसे बोलते हैं स्टर्नम, जिससे रिब्स आकर मिलती है। इससे क्या आकर मिलती है? रिब्स आकर मिलती है। इस तरह से ये स्टर्नम से आकर मिलती है रिब्स। तो आगे की तरफ ये वाला हिस्सा अगर हमारे इसमें इसको खोलते हैं, जिसे हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, तो ये स्टर्नम को काटा जाता है और फिर इस पिंजरे को खोला जाता है। तो जो हमारा ये पिंजरा है, पिंजरा कह सकता है मैं इसे, क्योंकि ये रिब्स से, आगे स्टर्नम से और पीछे की तरफ वर्टिब्रा से और ऊपर किससे? सिर से ये एक बॉक्स के रूप में बना हुआ है, इसलिए हम इसको बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो इस बॉक्स में आगे की तरफ जो देख रहे हैं ये स्टर्नम होती है, और ये स्टर्नम कितनी होती है? 1। तो इसको अलग से लिखेंगे स्टर्नम। ये कितनी हो गई? 1 हड्डी हो गई। फिर इस स्टर्नम से जो मिल रही है हड्डियाँ इस तरह से ये मिल रही थी, जैसे मिल रही थी, ये हो गई कौन सी बोन्स? रिब्स, पसलियाँ रिब्स। और ये रिब्स होती है 12 जोड़ी, यानी कि 12 जोड़ी होती है। तो टोटल जो हो गई कितनी हो गई? 26, 1 27 और फिर 24 ये हो गई। अब उपांगीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने सभी बोन्स देख ली है, और अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, उपांगीय कंकाल की बात करेंगे। तो उपांगीय कंकाल में हाथ आ जाएंगे और पाँव आ जाएंगे, हाथ और पाँव आ जाएंगे। तो देखो, हाथ और पाँव से पहले हम ये देखें कि हाथ और पाँव से पहले इनको जोड़ने वाली गर्डिल आती है। तो हमें ये याद रखना है कि जो गर्डिल होती है, इस जैसे ये हाथ है, हाथ को इस धड़ से जोड़ने वाली एक गर्डिल होती है जिसका नाम होता है, और उसको बोलते हैं पेक्टोरियल गर्डिल। और फिर उसके बाद में आते हैं हाथ। इसी तरह नीचे की तरफ पेल्विक गर्डिल, और फिर आते हैं पाँव। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़। हाथों को धड़ से जोड़ने वाले जो बोन्स होती है वो क्या कहलाती है? पेक्टोरियल गर्डिल कहलाती है। और पाँव को जोड़ने वाली जो गर्डिल होती है वो पेल्विक गर्डिल कहलाती है। तो पेक्टोरियल गर्डिल की बात करें, इसमें 2 हड्डियाँ होती है, स्कैपुला क्लेविकल, स्कैपुला और क्लेविकल, ये 2 हड्डियाँ होती है एक पेक्टोरियल गर्डिल में। तो देखो, हाथ 2 हैं, एक गर्डिल इधर हो गई, एक गर्डिल इधर हो गई, तो टोटल बोन्स कितनी हो गई? 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितनी बोन हो गई? 2 + 2 4 हड्डियाँ होती है गर्डिल में। कौन सी में? पेक्टोरियल गर्डिल में। ओके,
तो हमें ये याद रखना है, पेक्टोरियल गर्डिल ऊपर हाथों को जोड़ने वाली गर्डिल होती है, इसमें 2 हड्डियाँ होती है, दोनों के नाम याद रखना है, स्केपुला और क्लेविकल। ये 2 हड्डियाँ होती है और 2 गर्डिल होती है ऊपर की तरफ, तो 4 हड्डियाँ इसमें हो गई। फिर इस गर्डिल में जुड़े होते हैं हाथ। तो देखिए हाथ, ये यहाँ तक गर्डिल है, गर्डिल से यहाँ ये वाला हाथ है, तो हाथ की जो पहली हड्डी होती है उसे बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस, हाथ की जो लॉन्ग बोन होती है उसे बोलते हैं ह्यूमरस। फिर ह्यूमरस कितनी हो गई? 2 हाथ हैं तो 2 ह्यूमरस हो गई। ह्यूमरस के बाद में नीचे रेडियस, अल्ना, रेडियस अल्ना, ये 2 हड्डियाँ हो गई। तो टोटल कितनी होगी? दोनों हाथ में 4 हड्डियाँ हो गई। रेडियस अल्ना 2 हड्डियाँ हो गई, तो दोनों हाथों में 4 हड्डियाँ ये हो गई। फिर उसके बाद में ये रेडियस अल्ना हो गई, यहाँ वाली रेडियस अल्ना होती है, ये ह्यूमरस हो गई, यहाँ से रेडियस अल्ना हो गई। फिर कार्पस, कार्पस ये होती है 8 एक हाथ में कितनी होती है? 8। तो टोटल कितनी हो गई? 16। ये यहाँ से ये जो हमारा जॉइंट है, इस जॉइंट मूवमेंट जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? कार्पस की वजह से। ये कार्पस होती है, ये 8 इस कार्पस, तो दोनों हाथों में 16। फिर होती है मेटा कार्पल्स, और मेटा कार्पस होती है एक हाथ में 5, एक हाथ में 5 होती है, तो टोटल हो गई 10 मेटाकार्पस हो गई। मेटाकार्पस ये जो हथेली है, हथेली में जो बनी हुई है, इसके अंदर जो बोन्स होती है ये कितनी होती है? 5 बोन्स की बनी होती है, तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पस। तो दोनों हाथों में 10 हो गई। फिर है मेटाकार्पस के बाद में फेलेंजेस या अंगुलियाँ, और अंगुलियाँ होती है, इसके अंगुलियों के अंदर होती है हड्डियाँ 14। तो टोटल कितनी हो गई? 28। टोटल कितनी हो गई? 28। तो इस तरह से ये हमारे जो हाथ है दोनों, इनमें जो हड्डियां पाई जाती है वो टोटल हाथ के अंदर वो टोटल होती है 60 बोन्स पाई जाती है। इस तरह से ये हाथ की हड्डियां हो गई। अब बात करते हैं पाँव की हड्डियों की। तो ये बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से फिर देखिए, गर्डिल होती है, पेक्टोरल गर्डिल होती है, 2 गर्डिल होती है, टोटल बोन्स 4 हो गई है। फिर ह्यूमरस की बात करें, दोनों हाथ की जो लॉन्ग बोन होती है ह्यूमरस, ये 2 होती है। फिर रेडियस अल्ना 2 होती है, दोनों हाथ में 4 होती है। कार्पस ये वाली हड्डियाँ जो होती है 8 तो 16 हो गई। मेटाकार्पस हथेली वाली हड्डियाँ 10 हो गई। फेलेंजेस अंगुली वाली हड्डियाँ 14 होती है, तो 28 हो गई। इस तरह से टोटल बोन्स होती है हाथ की, जो गड्डी से लेकर उंगलियों तक की जो हड्डियाँ होती है वो 60 होती है। अब चलते हैं पाँव पर। तो इसमें भी इसी तरह से हैं, इसमें भी 2 गर्डिल होती है, जिसे बोलते हैं पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल, ये पेल्विक गर्डिल होती है। इसमें सैक्रम व कोकिक्स 2 हड्डियाँ होती है। सैक्रम और कोकिक्स ये दोनों हड्डियाँ दोनों हिप्स की बनी, यहाँ हिप्स बनते हैं इनसे, तो टोटल दोनों तरफ होती है तो 4 हड्डियाँ, तो इस तरह से ये हो गई। फिर अब इस गर्डिल से जुड़ने वाला जो बोन्स है, लॉन्ग बोन्स, जो हमारी बॉडी का सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। फीमर, इस फीमर में एक फीमर होती है तो टोटल हो गई 2। एक फीमर है तो दोनों टांगों में हो गई 2, तो दोनों लेग्स में 2 हो गई। फिर उसके बाद में फीमर के बाद में यहाँ पर एक नई स्ट्रक्चर आ जाती है, एक नई बोन आ गई है। जो हमारे जो टखना होता है उसमें एक होता है पटेला, जो अपन देखते हैं गोल सी एक हड्डी होती है पटेला। ये दोनों लेग में एक एक होता है, तो टोटल हो गया 2।
फिर पटेला के बाद में नीचे चलते हैं, जैसे हाथों में रेडियस अनला थी, इसी तरह यहाँ पर टीबिया फिबुला, 2 बोन होती है, एक साथ होती है 2 बोन, टीबिया फिबुलो। तो टोटल कितनी हो गई, दोनों लेग में 4 बोन हो गई। फिर टीबिया फिबुला के नीचे चलते हैं, तो जैसे हथेली यहाँ के जॉइंट था वैसे नीचे भी जॉइंट है हमारे, तो वहाँ पर जो बोन्स होती है वो उसको बोलते हैं टार्सस। और ये टार्सस ऊपर में 8 थी, कार्पस जिनका नाम था, लेकिन यहाँ पर टार्सस होती है 7, एक में होती है 7, तो टोटल कितनी हो गई 14। जैसे हमारे यहाँ पर ये गुद्दा है, इसको जो मूवमेंट हो रहा है जिसको अपने क्या बोला था, कार्पल्स बोला था। और ये हड्डियाँ 8 थी, लेकिन अगर पाँव की बात करते हैं तो वहाँ पर इसको बोला जाता है टार्सस, और टार्सस वो जो बोन्स होती है वो होती है 7, एक पाँव में 7, तो इस तरह से 14 हो गई। फिर उसके बाद में नीचे चलते हैं, जो हमारा जैसे हथेली बनी हुई थी नीचे, वैसे ही जो हमारा नीचे का पंजा जो बना हुआ है वो पंजे में को बोलते हैं मेटाटार्सस। और मेटाटार्सस में जो बोन्स होती है वो होती है एक में 5 होती है, तो टोटल हो गई 10 बोन्स हो गई। फिर फेलेंजेस में उंगलियों में 14 हड्डियाँ होती है, प्रत्येक उंगली में 3 और अंगूठे वाले में 2, इस तरह से 14 हड्डियाँ होती है, तो टोटल हो गई 28 बोन। तो इस तरह से ये पूरी पाँव की हड्डियाँ हो गई। एक बार दोबारा से सुनिए, हमारे जो अपेंडेज स्केलेटन है, यानी कि जो उपांगीय कंकाल है, उसमें हड्डियों की संख्या की बात करें तो हमें जो नाम याद रखना है, तो इसमें पेल्विक गर्डिल होती है जिसे हम कूल्हे की हड्डियाँ बोलते हैं। ये कूल्हे की हड्डियाँ है जो 2 एक बोन्स होती है। अगर वैसे देखा जाए तो ये सैक्रम और कोकिक्स है जो पेल्विक गर्डिल को बनाते हैं। फिर फीमर की बात करते हैं, तो फीमर जो हमारे शरीर की सबसे लंबी बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सब पूरी बॉडी का वज़न ये उठाती है, तो ये फीमर होती है जो दोनों पाँव में 2 होती है। पटेला है जो हमारे टखने का हड्डी होती है, गोल होती है, ये एक होता है। टीबिया फिबुला एक पाँव में, टीबिया फिबुला 2, तो दोनों में 4। फिर टार्सस 7, मेटाटार्सस 5 और फेरेंजेस 14, तो ये 2 है, तो इसका डबल कर लेते हैं। इस तरह से ये सभी बोन्स भी कितनी होती है 60, सभी बोन्स भी कितनी होती है 60। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, तो ये 2 बोन्स लिखेंगे, यहाँ पे 2 बोन्स लिखेंगे, क्योंकि सैक्रम और कोकिक्स ये दोनों मिलकर एक बोन्स बनाती है, तो यहाँ पर एक बोन्स को गिन रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई 60 हड्डियाँ हो गई। फिर तो दोबारा से समझिए, हमारी पूरी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम में 206 हड्डियाँ होती हैं, और 206 हड्डियों की बात करें तो ये हड्डियाँ पाई जाती है सिर के अंदर 29, सिर में, धड़ में 51, हमारे जो धड़ होता है उसके अंदर होती है। फिर अपेंडिकुलर की बात करें तो हाथ की और पाँव की, इसमें कितनी हो 60, पाँव में भी 60, और जो गर्डिल है उसमें 4 और 2, तो टोटल हो गए कितने 6, 20, 206 हड्डियाँ। देखो दोबारा समझिए, सिर में 29 बोन्स होती है, धड़ में 51 होती है, हाथ में 60, पाँव में 60, और गर्डिल है 4 और 2। जो पेक्टोरल गर्डिल होती है उसमें 2 होती है, तो यानी कि 4, और नीचे जो पेल्विक गर्डिल होती है उसमें एक बोन होती है, तो 2 बोन। तो इस तरह से इनका सबका टोटल किया जाए तो 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो हमें 206 हड्डियों के नाम याद नहीं रखकर इन सभी जो मुख्य हड्डियाँ मैंने बताई है, इन हड्डियों का अगर नाम याद रखेंगे तो कोई से भी एग्ज़ाम में किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बच्चों, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सिस्टम की बात करेंगे, जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है या ब्लड सिस्टम है, उसकी बात करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।